1880 का दशक भारत एक सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा था। लॉर्ड लिटन के दमनकारी शासन के बाद ऐसा लग रहा था कि एक विद्रोह बस कुछ ही दूर है। तभी इंग्लैंड में सरकार बदलती है। विलियम ग्लैडस्टोन की लिबरल पार्टी सत्ता में आती है और उनकी भारत के लिए एक बिल्कुल नई सोच थी। ग्लैडस्टोन ने कहा था, भारत में रहने का हमारा अधिकार सिर्फ इस बात पर टिका है कि हमारा वहां होना भारतीयों के लिए फायदेमंद हो। और इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक ऐसे इंसान को वाइसरॉय बनाकर भेजा जो दिल से एक डेमोक्रेट था, जिसकी पूरी राजनीति अपने से पहले वाले वाइसरॉय से बिल्कुल उल्टी थी। वो थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कोई मामूली प्रशासक नहीं थे। उनकी सोच बहुत गहरी थी। सोचिए, 1852 में ही, जब भारत में 1857 की क्रांति भी नहीं हुई थी, तब उन्होंने लिखा था कि लोकतंत्र के दो ही स्तंभ हैं। पहला, हर इंसान को अपने देश के शासन में हिस्सा लेने का हक है, और दूसरा, स्वशासन ही राजनीति का सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो जब वो कलकत्ता पहुंचे और उन्होंने अपना पहला बयान दिया, मुझे मेरे शब्दों से नहीं, मेरे कामों से आंकना, तो ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं थी। ये उनके आने वाले 4 सालों के कार्यकाल का एक मिशन स्टेटमेंट था। आज हम इसी दौर की गहराई में उतरेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे सुधारों की कोशिशें हुई, कैसे एक भयंकर विवाद ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया, और भारत के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ा। तो चलिए उनके कामों से ही शुरू करते हैं। रिपन ने आते ही लिटन के बनाए कई बदनाम कानूनों को पलटना शुरू किया, और उनका सबसे पहला निशाना था प्रेस की आज़ादी। उन्होंने लिटन के 1878 के वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को पकड़ा, एक ऐसा कानून जिसने भारतीय भाषाओं के अखबारों का मतलब गला घोट रखा था। 1882 में रिपन ने आकर इस कानून को ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के अखबारों को भी उतनी ही आज़ादी मिलेगी जितनी अंग्रेजी अखबारों को है। हाँ, और ये प्रतीकात्मक रूप से एक बहुत बड़ा कदम था। ये सिर्फ एक कानून को हटाने जैसा नहीं था। ये सरकार की तरफ से एक संदेश था कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को दबाना नहीं चाहते। लिटन के कानून ने एक डर का माहौल बना दिया था, जहां सरकार की आलोचना करने का मतलब था कि आपका प्रेस बंद हो सकता है, आपकी जमानत जब्त हो सकती है। रिपन के इस एक फैसले ने पढ़े लिखे भारतीयों और आम जनता में एक भरोसा पैदा करने की कोशिश की। लेकिन एक मिनट, सोर्सेज में ये भी लिखा है कि उन्होंने सी कस्टम्स एक्ट को नहीं हटाया, जिससे सरकार को कोई भी आपत्तिजनक सामग्री जब्त करने का अधिकार था। तो क्या ये आज़ादी आधी अधूरी नहीं थी? एक तरफ आप कह रहे हैं कि बोलो, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें पसंद नहीं आया तो हम उसे रोक देंगे। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही उस दौर की जटिलता है। ये पूरी तरह से आज़ादी नहीं थी। सी कस्टम्स एक्ट सरकार के हाथ में एक हथियार की तरह था, खासकर विदेशी क्रांतिकारी साहित्य को रोकने के लिए। लेकिन हमें उस समय के हिसाब से देखना होगा। देश के अंदर अखबारों को लिखने की जो आज़ादी मिली, वो पहले कभी नहीं थी। तो हाँ, ये एक विरोधाभास था, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव माना गया। ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन ये उस दौर के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, है ना? ठीक है, तो प्रेस को आज़ाद करना तो एक बात थी जो विचारों की दुनिया से जुड़ी थी। खासकर मजदूरों के लिए भी कुछ करने की सोची। यहीं पर 1881 का पहला फैक्ट्री एक्ट आता है। हाँ, और ये भी एक मील का पत्थर था। उस समय भारत में कारखानों में मजदूरों की हालत, खास तौर पर बच्चों की, बहुत ही खराब थी। तो ये कानून उन कारखानों पर लागू हुआ जहां 100 से ज्यादा मजदूर थे, और इसने पहली बार कुछ नियम बनाए, जैसे 7 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। 7 साल से कम? आज तो हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। और 7 से 12 साल के बच्चों के लिए काम के घंटे तय कर दिए गए, दिन में 9 घंटे से ज्यादा नहीं। और ये भी जरूरी कर दिया कि खतरनाक मशीनों के आसपास बाड़ लगाई जाए। आज के हिसाब से ये सब बहुत मामूली लगता है, लेकिन उस वक्त के लिए तो ये क्रांतिकारी रहा होगा। पर एक बात जो हमारे स्रोत बताते हैं वो दिलचस्प है। क्या ये कानून सिर्फ मानवता के नाते लाया गया था, या इसके पीछे कोई और भी वजह थी? यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये सच है कि रिपन सुधार करना चाहते थे, पर उन पर इंग्लैंड की मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों के मालिकों का भी भारी दबाव था। अच्छा, उनका क्या लेना देना था इससे? उनका कहना था कि भारत की मिलें बच्चों से सस्ते में और ज्यादा घंटों तक काम करवाकर एक अनफेयर एडवांटेज ले रही हैं। इससे हमारा माल महंगा पड़ता है। तो वो चाहते थे कि भारत में भी नियम बने ताकि मुकाबला बराबरी का हो। तो कह सकते हैं कि ये मानवता और व्यापारिक हितों का एक मिला जुला नतीजा था। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। यानी सुधार के पीछे भी साम्राज्यवाद की अपनी एक चाल थी। अब प्रशासन की बात करते हैं। रिपन ने वित्तीय विकेंद्रीकरण
यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की नीति को भी आगे बढ़ाया। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि उस समय तक ज्यादातर पैसा और पावर दिल्ली मतलब कलकत्ता में केंद्र सरकार के पास होती थी। प्रांतों को अपने खर्चों के लिए केंद्र से भीख मांगनी पड़ती थी एक तरह से। रिपन ने 1882 में सिस्टम को बदला। उन्होंने कमाई के जरियों को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहली थी इंपीरियल लिस्ट, कस्टम ड्यूटी, रेलवे, डाक, नमक, अफीम, इसका सारा पैसा सीधे केंद्र को जाता था। दूसरी थी प्रांतीय लिस्ट, जेल, सड़कें, अस्पताल, इसकी सारी कमाई प्रांतों की होती थी। और तीसरी और सबसे जरूरी थी विभाजित लिस्ट, जैसे एक्साइज ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, जंगल, इससे होने वाली कमाई केंद्र और प्रांतों में बराबर बढ़ती थी। तो ये सिर्फ पैसों का बंटवारा नहीं था, बल्कि एक तरह से प्रांतों को ज्यादा पावर देने की कोशिश थी। मुझे लगता है कि इससे केंद्र और प्रांतों के बीच खींचतान भी तो बढ़ सकती थी। क्या ऐसा हुआ? आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। हाँ, खींचतान की संभावना तो थी, लेकिन इसका असल फायदा ये हुआ कि प्रांतीय सरकारों में जिम्मेदारी की भावना आई। अब वो सिर्फ केंद्र से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर नहीं थे। जब आपको पता होता है कि स्टैम्प ड्यूटी से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा सीधे आपके खजाने में आएगा, तो आप उसे बढ़ाने और बेहतर तरीके से वसूलने की कोशिश करते हैं। इससे प्रांतों को अपनी किस्मत खुद लिखने का थोड़ा अधिकार मिला। वे अपने स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खर्च कर सकते थे। और ये सिस्टम इतना कामयाब हुआ कि ये 1919 तक भारत के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की रीढ़ बना रहा। और शायद रिपन का सबसे बड़ा सपना, उनका सबसे महत्वाकांक्षी सुधार था स्थानीय स्वशासन, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1882 में वो इसका प्रस्ताव लाए और उनका एक कोट है जो उनकी पूरी सोच को बताता है। लोगों की राजनीतिक शिक्षा यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, और यही रिपन की सोच की गहराई को दिखाता है। उनका मकसद सिर्फ शहरों की साफ सफाई या सड़कों की मरम्मत करवाना नहीं था। उनका असली मकसद था भारतीयों को राजनीति सिखाना। उनका मानना था कि अगर भारत को कभी स्वशासन के लिए तैयार होना है, तो उसकी ट्रेनिंग गांव और तहसील के स्तर से शुरू होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव दिया कि लोकल बोर्ड बनाए जाएं, जिनमें ज्यादातर सदस्य जनता द्वारा चुने गए हों। उनका चेयरमैन भी चुना हुआ हो, न कि कोई सरकारी अफसर, और सरकार का दखल कम से कम हो। तो ये सिर्फ प्रशासन सुधार नहीं था, ये एक तरह का पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम था। एकदम सही। ये भारत में प्रतिनिधि संस्थानों मतलब रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की नींव रखने जैसा था। रिपन का मानना था कि आप लोगों को तैरना तब तक नहीं सिखा सकते जब तक उन्हें पानी में उतरने ना दे। गलतियां होंगी, काम धीरे होगा, लेकिन इसी प्रक्रिया से वे सीखेंगे। इसी प्रस्ताव के आधार पर 1883 से 1885 के बीच अलग अलग प्रांतों में कानून पास हुए। और आज हम जो नगरपालिका और जिला बोर्ड देखते हैं, उनकी असली बुनियाद रिपन ने ही रखी थी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेस की आज़ादी, मजदूरों के लिए कानून, प्रांतों को अधिकार, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। ऐसा लगता है कि रिपन भारत को बदल रहे थे। लेकिन फिर आया 1883 और एक ऐसा तूफान उठा जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। इल्बर्ट बिल विवाद। इसने रिपन के अच्छे इरादों की असलियत और ब्रिटिश राज के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया। ये विवाद था क्या? ये विवाद सीधे सीधे नस्ल और बराबरी के सवाल से जुड़ा था। उस समय के कानून में एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो अपमानजनक नियम था। प्रेसिडेंसी शहरों जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास को छोड़कर भारत में कहीं भी कोई भारतीय जज किसी यूरोपीय यानी किसी गोरे अंग्रेज पर आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकता था। 1 मिनट रुकिए। मतलब अगर कोई अंग्रेज किसी भारतीय के खिलाफ अपराध करता है, तो एक भारतीय जज उसकी सुनवाई नहीं कर सकता अपने ही देश में? जी हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। न्याय का भी रंग था। इल्बर्ट बिल इसी भेदभाव को खत्म करने की एक कोशिश थी। सर कर्टने इल्बर्ट, जो वॉइसराय की काउंसिल के लॉ मेंबर थे, उन्होंने ये बिल पेश किया। इसका मकसद सीधा था, भारतीय और यूरोपीय जजों को बराबर के अधिकार देना। ये तो बिल्कुल सही और न्याय की बात लगती है। इसमें विवाद की क्या बात हो सकती है भला? यहीं पर भारत में बसे अंग्रेज समुदाय का असली चेहरा सामने आया। उनके लिए ये कानून उनकी नस्ली श्रेष्ठता पर हमला था। वो इसे अपनी बेइज्जती मानते थे कि कोई काला आदमी उन पर फैसला सुनाए और उन्हें जेल भेज सके। उन्होंने इसके खिलाफ एक संगठित और बहुत ही जहरीला अभियान छेड़ दिया। डिफेंस एसोसिएशन नाम का एक संगठन बनाया गया। 1.5 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया। हमारे स्रोत में उनके नारों का जिक्र है और वो पढ़कर भी आज शर्म आती है।
वो खुलेआम कह रहे थे, क्या हम एक निगर से अपना फैसला करवाएंगे? क्या वो हमें जेल भेजेगा? कभी नहीं। ये भाषा, ये तो अविश्वसनीय है। और बात सिर्फ नारों तक नहीं रुकी। विरोध इतना हिंसक और बदतमीज हो गया कि हदें पार हो गईं। कलकत्ता के अंग्रेजों ने वायसराय रिपन का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। जब वो किसी कार्यक्रम में जाते तो अंग्रेज डेमोन्स्ट्रेटिवली अपनी पीठ घुमा लेते थे। अच्छा, इससे भी आगे बढ़कर कुछ लोगों ने तो वायसराय को ही गिरफ्तार करके एक जहाज में डालकर वापस इंग्लैंड भेजने की साजिश रच डाली। क्या वायसराय को अगवा करने की साजिश? ये तो तख्ता पलट जैसी बात हो गई। बिल्कुल। असम के चाय बागान मालिकों ने तो यहाँ तक प्लान बना लिया था कि जब रिपन दौरे पर आएंगे तो उन्हें किडनैप कर लेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि एक न्यायपूर्ण कानून के खिलाफ विरोध किस हद तक जा सकता है। सरकार हिल गई, रिपन अकेले पड़ गए। तो उस बिल का क्या हुआ? उसे वापस ले लिया गया? नहीं, एक समझौता किया गया, लेकिन वो समझौता बिल की आत्मा को मारने जैसा था। एक नया प्रावधान जोड़ा गया कि अगर किसी यूरोपीय पर किसी भारतीय जज की अदालत में मुकदमा चलता है तो वो 12 लोगों की जूरी से सुनवाई की मांग कर सकता है। अच्छा। और उस जूरी में कम से कम 7 लोग यूरोपीय या अमेरिकन होने चाहिए। मतलब बराबरी का सिद्धांत ही खत्म कर दिया। एक भारतीय अपराधी के लिए कोई जूरी नहीं, लेकिन एक यूरोपीय अपराधी को 7 गोरों की जूरी का सुरक्षा कवच दे दिया गया। ये तो रिपन के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। ये सिर्फ रिपन की नहीं, न्याय और बराबरी के विचार की हार थी। इस अनुभव ने रिपन को तोड़कर रख दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया और 1884 में भारत छोड़कर चले गए। तो आखिर में रिपन को कैसे याद किया जाए? एक असफल आदर्शवादी या एक सफल प्रशासक? हमारे स्रोत इस पर बहुत अलग-अलग राय देते हैं। एक तरफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, जो उन्हें भारत का उद्धारकर्ता कहती हैं, और दूसरी तरफ अर्नोल्ड वाइट जैसे अंग्रेज हैं, जो कहते हैं कि रिपन ने तो भारत को खोने का दरवाजा खोल दिया। उनका मानना था कि भारतीयों को इतने अधिकार देना खतरनाक है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि भारतीय उन्हें कैसे देखते थे। और भारतीयों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। उन्हें रिपन द गुड यानी भले रिपन का खिताब दिया गया। जब वो भारत से जा रहे थे तो पूरे देश में उनके सम्मान में कार्यक्रम हुए। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि रिपन भारत के सबसे महान और सबसे प्रिय वायसराय थे। हाँ, क्योंकि भारतीयों ने उनके इरादों को पहचाना। उन्हें पता था कि ये आदमी हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, भले ही वो कर ना पाया हो। लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरा विश्लेषण है इतिहासकार एस गोपाल का। वो कहते हैं कि रिपन कोई बहुत असाधारण प्रशासक नहीं थे, फिर भी उनका कार्यकाल ब्रिटिश भारतीय इतिहास की एक चोटी बन गया। ये कैसे हो सकता है? देखिए, गोपाल का तर्क बहुत ही शानदार है। वो कहते हैं कि रिपन का महत्व उनकी सफलताओं में नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी विफलता यानी इल्बर्ट बिल विवाद में छिपा है। इस एक घटना ने राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ब्रिटिश न्याय का ढोंग क्या है। मतलब उन्हें यह समझ आ गया कि सिस्टम अंदर से कितना नस्लवादी और खोखला है। एकदम। उन्होंने देखा कि एक नेकनियत और भला वायसराय भी अपनी ही कौम के नस्लवादी विरोध के आगे कितना बेबस है। इस घटना ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। अगर आज़ादी और सम्मान चाहिए तो वो अंग्रेजों की मेहरबानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए लड़ाई खुद लड़नी होगी। हाँ, संगठित होकर लड़नी होगी। और यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद ने एक नई करवट ली। बिल्कुल। ये कोई संयोग नहीं है कि 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद होता है और ठीक 2 साल बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इल्बर्ट बिल के विरोध ने भारतीयों को सिखाया कि अगर मुट्ठी भर अंग्रेज संगठित होकर सरकार को झुका सकते हैं तो करोड़ों भारतीय संगठित होकर क्या कुछ नहीं कर सकते। वाह! तो एक तरह से रिपन भारत में लोकतंत्र की नींव रखना चाहते थे, लेकिन उनकी विफलता ने अनजाने में भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव रख दी। जैसा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा, रिपन को इसलिए नहीं याद किया जाता कि वे बहुत कुछ कर पाए, बल्कि उनके इरादों की पवित्रता, उनके आदर्शों की महानता और उनकी नीति के धार्मिकता के लिए याद किया जाता है। उनके इरादों ने ही भारतीयों को उनके अपने इरादे बनाने की प्रेरणा दी। आज की इस चर्चा से लॉर्ड रिपन की बहुत ही जटिल और मानवीय तस्वीर उभरती है। एक ऐसा वायसराय जो साम्राज्य के ढांचे में शायद फिट नहीं बैठता था। वो समानता और स्वशासन के बीच बोने आया, लेकिन उसी जमीन पर उसकी अपनी ही कौम ने जहर फैला दिया। उनकी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है
क्या कोई भी औपनिवेशिक व्यवस्था, चाहे उसका नुमाइंदा कितना भी उदारवादी क्यों ना हो, अपने अधीन लोगों को सच में बराबरी का हक दे सकती है? या फिर सुधार की हर कोशिश, चाहे वो सफल हो या असफल, आखिर में साम्राज्य के ताबूत में एक और कील ही ठोकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहास का नहीं, आज का भी है।